यूनिट 1 राजेंद्र। मूल्यांकन के अंदर व्यक्ति या समाज अथवा दोनों में से जो उत्तम या वांछनीय हो उसको मानकर चला जाता है। यह किसका कथन है? रेमर्स व गेज का। याद रखिएगा, रेमर्स और गेज का। मूल्यांकन के अंदर व्यक्ति या समाज या दोनों में से जो उत्तम या वांछनीय हो उसको मानकर चला जाता है। मतलब मूल्यांकन कर या तो किसी व्यक्ति या समाज या दोनों को में जो उत्तम हो या वांछनीय हो उसको मानकर चला जाता है। यह कथन किसका है? रेमर्स व गेज का। अब देखिए, आकलन एक प्रक्रिया है, रचनात्मक योगात्मक। आकलन एक प्रक्रिया है। किस प्रकार की प्रक्रिया हो सकती है? या रचनात्मक होगी या योगात्मक होगी, ये दोनों होगी। ठीक है। आकलन की विशेषताएं ये देखिए, आकलन की विशेषताएं वैधता होता है, उपयोगिता होता है, व्यवहारिकता होती है। तो जब विशेषताएं पूछेगा तो उपयोगिता हो गया, व्यवहारिकता हो गया और वैधता हो गया। आकलन की जब प्रक्रिया पूछेगा तो रचनात्मक हो गया, योगात्मक हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? आकलन की विशेषताएं उपयुक्त सभी। विशेषता याद रखिएगा कौन कौन होते हैं आकलन की विशेषता? उपयोगिता, वैधता, व्यवहारिकता 3 होती है। आकलन एक प्रक्रिया है, किस तरह की है? एक रचनात्मक है, योगात्मक है। इस तरह हेडिंग याद करने में आसानी होगी। आकलन का आशय होता है, अब यह देखिए, सूचनाओं को एकत्रित करने की प्रक्रिया होती है। इसका अर्थ क्या होता है? आशय मतलब अर्थ। आकलन का एक अर्थ होता है सूचनाओं को एकत्रित करने की प्रक्रिया। याद रखिएगा, सूचनाओं को एकत्रित करने की प्रक्रिया। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया? तो ये वुडवर्थ ने किया था। सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया था वुडवर्थ ने। किसी बच्चे का व्यक्तित्व वंशानुक्रम वातावरण का क्या होता है? गुणात्मक प्रतिरूप होता है। किसी बच्चे की व्यक्तित्व वंशानुक्रम वातावरण का क्या होता है? गुणात्मक प्रतिरूप होता है। अब देखिए, मापन एक मूल्यांकन क्रमशः होते हैं। मापन एवं मूल्यांकन क्या होते हैं? देखिए, मापन संख्या हो गया और मूल्यांकन क्या हो जाएगा? गुण बोधक होता है। संख्या व गुण बोधक होता है। संख्या व गुण बोधक होता है। ठीक है। योग्यता व क्षमता बोधक नहीं, गुण या संख्या बोधक, संख्या व गुण बोधक होता है। ध्यान दीजिएगा, देख लीजिएगा इसे। निम्नलिखित में कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? सत्र परीक्षा उचित। देखिए, रचनात्मक दत्त कार्य हो सकता है, प्रश्नोत्तरी और खेल हो सकता है, मौखिक प्रश्न हो सकते हैं। यह रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण है, लेकिन सत्र परीक्षा नहीं है। सत्य असत्य, सही गलत, हाँ नहीं उत्तर देने वाले प्रश्न किस प्रकार के होते हैं? वैकल्पिक उत्तर वाले प्रश्न होते हैं। कैसे होते हैं? वैकल्पिक मतलब या तो एक चुनना है, एक ही ऑप्शन, 2 ही ऑप्शन है, या सत्य होगा, असत्य होगा, सही होगा, गलत होगा, हाँ होगा या नहीं होगा। सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, उसी में से चुनना है। उसको वैकल्पिक उत्तर वाले प्रश्न बोलते हैं, बहुविकल्पी नहीं बोलेंगे। मिलान प्रकार के प्रश्न नहीं होंगे, इनमें से कोई नहीं। क्या कौन सा होगा? वैकल्पिक उत्तर वाले प्रश्न। चलिए आगे देखते हैं। वह मूल्यांकन जो विद्यालय परिषद के दिशा निर्देशों के आधार पर तो किया जाता है, किंतु परिषद स्तर पर नहीं कहलाता है। विद्यालय आधारित मूल्यांकन, वह मूल्यांकन जो विद्यालय परिषद के दिशा निर्देश के आधार पर तो किया जाता है, किंतु परिषद स्तर पर नहीं किया जाता है, कहलाता है विद्यालय आधारित मूल्यांकन कहलाता है। याद रखिएगा, विद्यालय परिषदों के अकॉर्डिंग होगा तो विद्यालय आधारित मूल्यांकन हो जाएगा। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए गृह परीक्षा द्वारा, बोर्ड परीक्षा द्वारा, लिखित और मौखिक परीक्षा नहीं, सतत और व्यापक मूल्यांकन द्वारा। कौन सा होगा? डी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा होगा। बच्चों की मूल्यांकन होना चाहिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा। निम्नलिखित में से क्या अच्छे मूल्यांकन की विशेषता है? विश्वसनीयता, वैधता और अन्याय। देखिए, अच्छे मूल्यांकन की विशेषता पूछा है तो इसमें विश्वसनीयता तो होगा ही, वैधता भी होगा, अन्याय संगत भी होगा। ये सभी होंगे। बताया था ना, विश्वसनीयता, वैधता और अन्याय संगत। वहाँ पे क्वेश्चन रिपीट कर रही है। मूल्यांकन की प्रक्रिया को किस रूप में माना जाता है?
तो ये त्रिभुजाकार दिया हुआ है अब, ठीक है। इसमें त्रिभुजाकार दिया हुआ है। मूल्यांकन की प्रक्रिया किस रूप में माना जाता है? रूप में माना जाता है त्रिभुजाकार। मूल्यांकन का क्षेत्र होता है, देखिए मूल्यांकन का क्षेत्र क्या होगा? व्यापक। कैसा होगा? व्यापक। मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होगा। मूल्यांकन का क्षेत्र कैसा होगा? व्यापक होगा। मूल्यांकन की प्रवृत्ति होती है परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होती है। परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होगी। मूल्यांकन की प्रवृत्ति कैसी होती है पूछ लिया, तो याद रखिए परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होती है। मूल्यांकन किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो याद रखिएगा मूल्यांकन जो है मूल्य प्लस अंकन से मिलकर बना है। ये पूछने का संभावना ज़्यादा है। मूल्यांकन किन दो शब्दों से मिलकर बना है? मूल्य प्लस अंकन। मूल्यांकन के प्रकार हैं, लिखित भी हो सकता है, साक्षात्कार भी होता है, मौखिक भी होता है, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। मूल्यांकन का क्षेत्र होता है सीमित, संकुचित, व्यापक होता है। क्षेत्र क्या होगा? याद रखिएगा व्यापक होगा। देखिए व्यापक होगा। उद्देश्य केंद्रित शिक्षा का किसका लक्ष्य है? मूल्यांकन का। मतलब उद्देश्य केंद्रित शिक्षा किसका लक्ष्य है? मूल्यांकन का। मूल्यांकन में किसका अध्ययन किया जाता है? शिक्षक और छात्र का। याद रखिए शिक्षक और छात्र का। मूल्यांकन में किसका अध्ययन किया जाएगा? विषय सामग्री का तो होगा नहीं, शिक्षक और पाठ्यक्रम का होगा नहीं, शिक्षक और छात्र का अध्ययन किया जाता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 4 दिया हुआ है, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? 4 होता है। शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया कटा हुआ है प्रक्रिया है। शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया है। अब ये आगे क्या दिया हुआ है? चतुर्मुखीय प्रक्रिया है, सॉरी। शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया चतुर्मुखी है। डॉक्टर पटेल के अनुसार। किसके? डॉक्टर पटेल के अनुसार, ठीक है। मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष क्या कहलाता है? स्वाभाविकरण, विशेषीकरण, अंतर्मुखीकरण। अब देख लीजिएगा यहाँ तो मूल्यांकन की क्रियात्मक पक्ष पूछा है, क्या कहलाता है? स्वाभाविकरण होता है। देख लीजिएगा क्या दिया है, बुक भी पढ़ते रहिए। मूल्यांकन की प्रक्रिया की व्यापकता विद्यार्थियों के समस्त व्यक्तित्व पर अपने प्रयास का उल्लेख करती है, न कि केवल उसके बौद्धिक उपलब्धि का। मूल्यांकन की प्रक्रिया की व्यापकता विद्यार्थियों के समस्त व्यक्तित्व पर अपने प्रयास का उल्लेख करती है, ना कि केवल उसके बौद्धिक उपलब्धि। जहाँ बौद्धिक उपलब्धि आएगा रेमस गेज को मारिएगा, गेज याद रखिए। बौद्धिक उपलब्धि गेज। मूल्यांकन की प्रक्रिया व्यापकता तथा अपने उल्लेख करती है, ना कि तो बौद्धिक उपलब्धि आएगा तो रेमस गेज। वर्तमान समय में शिक्षा प्रणाली है, तो याद रखिए 533 + 4 5334। याद रखिए 5334। विद्यार्थी की परीक्षा का फार्मूला है। परीक्षा का फार्मूला है 30:30:40। याद रखिएगा 30:30:40, मतलब 30:30:40। आकलन एवं मूल्यांकन के कार्य हैं निर्णय देना और विद्यार्थियों को प्रेरित करना। उपरोक्त दोनों होगा। आकलन और मूल्यांकन के कार्य जब पूछेगा तो निर्णय देना, विद्यार्थियों को प्रेरित करना दोनों होगा। आकलन मूल्यांकन कौन सी प्रक्रिया होती है? संक्षिप्त प्रक्रिया होती है। कौन सी प्रक्रिया होती है? संक्षिप्त होती है। आकलन के प्रकार हैं फॉर्मेटिव आकलन, उभयनिष्ठ आकलन, योगात्मक आकलन। याद रखिएगा ये सभी होंगे। आकलन का क्षेत्र है शैक्षिक उपलब्धियों का पता लगाने के लिए, स्थान निर्धारण करने में, व्यक्तित्व विभिन्नताओं का ज्ञान करने में। उपरोक्त सभी होगा। आकलन की विशेषता है शिक्षक का मूल्यांकन, शैक्षिक सुधारों में सहायक, अधिगम आवश्यकताओं की जांच में सहायक। उपरोक्त सभी होगा। अधिगम के लिए आकलन का प्रमुख सिद्धांत होता है
प्रभावी पृष्ठपोषण, छात्र सहगामिता, शिक्षण और समायोजन, उपरोक्त सभी होगा। अधिगम के लिए आकलन का प्रमुख सिद्धांत है प्रभावी पृष्ठपोषण, शैक्षिक समायोजन, छात्र सहभागिता, उपरोक्त सभी। आकलन का पैमाना है क्रमिक मापन, अंतराल मापन, नामित मापन, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। आकलन के पैमाना है। सीखने के लिए आकलन निम्न का ध्यान है सिवाय विद्यार्थियों की आवश्यकता। अधिगम में आकलन किस प्रकार के लिए आवश्यक होता है? प्रेरणा के लिए। किसके लिए? प्रेरणा के लिए। आकलन का घनिष्ठ संबंध है शैक्षिक उद्देश्यों से। आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया याद रखिएगा। अंतर्निहित प्रक्रिया आंसर हो। सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है आकलन शिक्षण अंतर्निहित प्रक्रिया। इस तरह हमारा यूनिट 1